हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। और आप सभी को नागपंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज सोमवार भी है तीसरा, तो उसकी भी ढेर सारी शुभकामनाएं सावन की। और हम लोगों ने पढ़ लिया था आगे का चैप्टर, अभी बचा हुआ था कुछ, तो आइए उसको कर लेते हैं। क्योंकि अभी एक दिन दो दिन से नहीं हो रहा था क्लासेस, तो आज से स्टार्ट करते हैं। और चलिए आपको बता दें, ये टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे बिहार का भी होने वाला है ना, एस्टेट और टीआरई 4, या फिर कोई भी एग्ज़ाम एचईयू का दे रहे हैं, पीसीएस का दे रहे हैं, कोई भी ऐसा एग्ज़ाम जिसमें जीएस आता है, तो उसके लिए आप ये वीडियो देख सकते हैं और लोगों को भी शेयर कर सकते हैं। तो चलिए आइए पढ़ लेते हैं और जल्दी जल्दी कंप्लीट करते हैं। तो देखिए, महान्यायवादी एवं महाधिवक्ता के बारे में हम लोग देखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो आइए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी का उल्लेख है। ये डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया किस अनुच्छेद में है, तो 76 में है। ध्यान रखिएगा, ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है। यह भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। अगर पूछेगा कि भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है, तो ये महान्यायवादी होता है। इसके कर्तव्यों में भारत सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह देना और विधिक स्वरूप के ऐसे अन्य कार्यों का पालन करना शामिल है जो राष्ट्रपति को समय समय पर निर्देशित करे या सौंपे जाएं। अनुच्छेद 76(1) के अनुसार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता रखने वाले व्यक्ति को राष्ट्रपति महान्यायवादी पद पर नियुक्त करता है। 76 में महान्यायवादी है और 76(1) के अनुसार अनुच्छेद में क्या है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता जो भी रखता हो, उस व्यक्ति को राष्ट्रपति महान्यायवादी के पद पर नियुक्त कर सकता है। ठीक है, महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है और ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करता है जो राष्ट्रपति निर्धारित करे। मतलब कुल मिला के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति भी होता है और राष्ट्रपति जब तक चाहे महान्यायवादी को रख सकता है, और जो वेतन उसका जो पारिश्रमिक होता है वे राष्ट्रपति के मतलब जितना निर्धारित करे उतना ही मिलेगा। किंतु वह न तो सरकार का पूर्णकालिक विधि परामर्शी है और न सरकारी सेवक है वो महान्यायवादी। महान्यायवादी को भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है। ठीक है, महान्यायवादी की सहायता के लिए एक सॉलिसिटर जनरल और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल होते हैं। भारत का महान्यायवादी संसद का सदस्य नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। और लेकिन वह किसी भी सदन में जिसमें उसे सदस्य के रूप में नामित किया गया हो, उस समिति की बैठक में बोल सकता है, किंतु उसे मत देने का अधिकार नहीं है। ये किस में है? आर्टिकल 88 में है। कि देखिए, महान्यायवादी जैसे संसद है ना, लोकसभा राज्यसभा, तो उसका कोई सदस्य नहीं होता है। ठीक है, लेकिन वह किसी भी सदन में उसे सदन में सदस्य के रूप में नामित किया गया हो और उस समिति की बैठक में वह बोल सकता है, जैसे अपने मत दे सकता है, कुछ विचार बता सकता है, किंतु उसे मत देने का अधिकार नहीं है। ओके, अनुच्छेद 105 के अनुसार अपने पद के आधार पर उसे संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार प्राप्त हैं। अनुच्छेद 165 के तहत राज्य में महाधिवक्ता की व्यवस्था की गई है। ध्यान रखिएगा, महान्यायवादी 76 आर्टिकल में है और आर्टिकल 165 के में महाधिवक्ता है, एडवोकेट जनरल है। यह राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। ठीक है, वह भारत महान्यायवादी जो था वो भारत का विधि अधिकारी था ना, भारत सरकार का सर्वोच्च ये पहला विधि अधिकारी। और यह जो महाधिवक्ता है वो किसका है? तो राज्य का है। ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता रखने वाले व्यक्ति को राज्यपाल राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करता है। महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। महाधिवक्ता को भारत राज्य के किसी भी न्यायालय में पूर्व अग्रता का अधिकार प्राप्त है। देखिए, ये आपने ध्यान दिया कि जैसे राष्ट्रपति, अगर भारत में कोई केंद्र में कोई काम हो रहा है तो वो राष्ट्रपति के द्वारा होता है अधिकतर। मान लीजिए नियुक्ति हुआ और कोई भी चीज़ करना हुआ, और राज्य में
राज्यपाल के द्वारा अधिकतर। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता रखने वाले व्यक्ति को राज्यपाल राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करता है। महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। जो देखिए ये राज्यपाल के अकॉर्डिंग हो जाएगा, और जब महाधिवक्ता महान्यायवादी की बात करेंगे तो ये राष्ट्रपति के अकॉर्डिंग सब कुछ हो जाएगा। महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। तीसरा, महाधिवक्ता को राज्य के किसी भी न्यायालय में पूर्व अग्रता का अधिकार प्राप्त है। महाधिवक्ता विधानमंडल का सदस्य नहीं होते हुए भी उसकी कार्यवाही में भाग ले सकता है और उसे संबोधित कर सकता है, परंतु मत नहीं दे सकता। महाधिवक्ता राज्यपाल द्वारा दिए गए समस्त विधिक कार्यों का संपादन करता है। अब देख लीजिए इन लोगों का जो महत्वपूर्ण पदाधिकारी हैं उनका मासिक वेतन कितना है। तो राष्ट्रपति का 5 लाख, उपराष्ट्रपति का 4 लाख, राज्यपाल का 3,50,000 और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का 2,80,000 और सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश का 2,50,000, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का 2,50,000, उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश 2,25,000, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का 2,50,000 और मुख्य चुनाव आयुक्त का 2,50,000 रुपये है। अब देख लेते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। भारत सरकार में एक महत्वपूर्ण पद नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का है, जो देश के कानून से निर्धारित लेखा संबंधी कर्तव्यों व लेखा परीक्षा का पालन करता है। अनुच्छेद 148 के तहत भारत का एक नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक महालेखा परीक्षक होगा, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। ध्यान रखिएगा, ये पूछता है, जैसे महान्यायवादी पूछा ना 76 में है और महाधिवक्ता 165 में है, तो ऐसे ही अगर पूछ लिया कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किस आर्टिकल में है, तो 148 में है। यह सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है। अगर पूछा कि सार्वजनिक धन का संरक्षक कौन होता है, तो कौन होता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। वह भारत की लेखा परीक्षा और लेखा प्रणालियों का निष्पक्ष प्रधान होता है। इसका कार्यकाल 6 वर्ष होता है। यदि इससे पूर्व वह 65 वर्ष की आयु पूरी कर लेता है तो वह अवकाश ग्रहण कर लेगा। यह सेवानिवृत्ति के पश्चात भारत सरकार के अधीन या राज्य सरकार के अधीन किसी भी पद को ग्रहण नहीं कर सकता। इसकी राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाती है, किंतु उसे उसी रीति साबित कदाचार एवं असमर्थता के आधार पर संसद के दोनों सदनों के समावेशन पर हटाया जा सकता है, जिस प्रकार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। ठीक है, वह केंद्र सरकार के लेखापाल, वह मतलब नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक लेखा के संबंधित रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है, जो उसे संसद के पटल पर रखवाते हैं। वह राज्य सरकार के लेखा से संबंधित रिपोर्ट राज्यपाल को देता है, जो उसे विधानमंडल के पटल पर रखवाते हैं। अब भारत की संचित निधि के बारे में देख लेते हैं। भारत की संचित निधि किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 266 में मतलब 266 के तहत भारत और राज्यों की संचित निधियों और लोक लेखा का प्रावधान किया गया है। संसद का द्वारा पारित अधिनियमों के विनियोग होने पर ही कोई धनराशि भारत की संचित निधि से निकालकर व्यय की जाती है। भारत की संचित निधि पर भारित व्यय क्या है, उसको देख लेते हैं। देखिए, पहला, राष्ट्रपति का वेतन भत्ता एवं अन्य व्यय होता है भारत की संचित निधि से। ये पूछता भी है कि जैसे पूछ लेता है कि राष्ट्रपति का वेतन कहाँ से आता है, तो संचित निधि से आता है। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष तथा राज्यसभा सभापति और उपसभापति के वेतन और भत्ते भी संचित निधि से दिए जाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन भत्ता एवं पेंशन और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पेंशन भी भारत की संचित निधि के द्वारा व्यय किया जाता है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का वेतन भत्ता तथा पेंशन आदि। अब आप बताइएगा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक किस आर्टिकल में है, सबका आर्टिकल आप लिखिएगा। लोकसभा किस आर्टिकल में है, राज्यसभा किस आर्टिकल में है, और न्यायालय जो सर्वोच्च न्यायालय है वो किस आर्टिकल में है। ठीक है, आकस्मिकता निधि
संविधान का अनुच्छेद 267 संसद और राज्य विधानमंडल को भारत या राज्य की आकस्मिकता निधि सृजित करने की शक्ति देता है। इस निधि का गठन भारत की आकस्मिकता निधि अधिनियम 1950 द्वारा किया जाता है। अब पूछ लिया, देखिए कि आकस्मिकता निधि अधिनियम कब आया था, तो सन 1950 में आया था। अब राज्य की कार्यपालिका के बारे में पढ़ लेते हैं। अभी तक केंद्र की कार्यपालिका पढ़े थे, संघ की, अब हम लोग राज्य की कार्यपालिका पढ़ेंगे। भारत संविधान के भाग 6 के अंतर्गत अनुच्छेद 153 से लेके 167 तक राज्य कार्यपालिका के बारे में बताया गया है। राज्य कार्यपालिका में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, महाधिवक्ता शामिल होते हैं। महाधिवक्ता हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है, साथ में ही महान्यायाधीश महाधिवक्ता पढ़ लिया था। आर्टिकल आप लोग बताइएगा किस आर्टिकल में है। राज्यपाल, राज्यपाल का राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्य में निहित होती है। राज्यों की कार्यपालिका राज्यपाल, मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद, एडवोकेट जनरल होता है। राज्यपाल स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से राज्य की कार्यपालिका शक्तियों का उपयोग करता है। अधीनस्थ मतलब आप लोग समझ लीजिए कि निचले अधिकारी जो राज्यपाल से नीचे हैं। अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होता है। पूछा जाता है कि राज्यपाल किस आर्टिकल में है, तो 153 में है। 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के प्रावधान के अनुसार किसी एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। आप लोग जो है गूगल पे ही सर्च करके बताइएगा कि कोई ऐसा क्या देश है, सॉरी देश नहीं, कोई ऐसा राज्य है जिसमें 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल हैं। राज्यपाल पद हेतु योग्यताएं अनुच्छेद 157 में है। भारत का वह नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। शर्तें क्या हैं? अनुच्छेद 158 के तहत राज्यपाल के पद के लिए कुछ शर्तों का प्रावधान है। राज्यपाल को संसद के किसी भी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। उसे किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। कार्यकाल के दौरान उनकी उपलब्धियों व भत्तों को कम नहीं किया जा सकता आदि। ठीक है, अब आप लोग राष्ट्रपति से इसको रिलेट करते जाइएगा हर चीज़ें। नियुक्ति एवं पदावधि अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करता है। अगर पूछा कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो ये कौन करता है? राज्यपाल को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है, अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा। केंद्र में राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति भारत के संविधान की एकात्मक प्रणाली यूनिटरी सिस्टम से संबंधित है। ध्यान रखिएगा, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा सामान्यतः 5 वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है। ठीक है, अवधि कितनी है राज्यपाल की? 5। एक राज्यपाल अपने कार्यकाल की समाप्ति के बावजूद उसके उत्तराधिकारी द्वारा उसका पद ग्रहण करने तक अपने पद पर बना रहता है। यही राष्ट्रपति का भी था कि जब तक कि राष्ट्रपति का वो नहीं हो जाता चयन, तब तक जो है राष्ट्रपति अपने पद पर बना रहेगा, लेकिन 6 महीने के अंदर वो पद भरना जरूरी है। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। वह राष्ट्रपति को संबोधित त्याग पत्र देकर अपना पद त्याग सकता है। अगर पूछेगा कि राज्यपाल किसको अपना त्याग पत्र देता है, तो राष्ट्रपति को देता है। राज्यपाल संबंधित राज्य के मुख्य न्यायाधीश अथवा उसकी अनुपस्थिति में वरिष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष अपने पद की शपथ लेता है। ठीक है, वेतन कितने हैं? राज्यपाल का वेतन 3,50,000 रुपये मासिक है। 2 या 2 से अधिक राज्यों का कार्यभार ग्रहण करने पर उसे राष्ट्रपति के आदेश द्वारा अवधारित अतिरिक्त वेतन भी प्रदान किया जाएगा। अगर 2 या 2 से अधिक राज्यों का अगर राज्यपाल बनाया जा रहा है, तो राष्ट्रपति के आदेश के अनुसार उसको मतलब कि वेतन एक्स्ट्रा भी दिया जा सकता है। सॉरी, चलिए आगे देखते हैं।
राज्यपाल को उसके कार्यकाल के दौरान न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की गिरफ्तारी अथवा आपराधिक कार्रवाई आदेश जारी नहीं किया जा सकता है। मतलब राज्यपाल अगर अपने कार्यकाल के में है तो न्यायालय के द्वारा किसी प्रकार का जो कानूनन गिरफ्तारी होती है या आपराधिक कार्रवाई होती है वो उसका आदेश नहीं दिया जा सकता है। संघ शासित प्रदेश दिल्ली, पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख में राज्यपाल के स्थान पर उपराज्यपाल के पद की व्यवस्था है। मतलब कि जैसे राज्यों में है ना कि राज्यपाल रहते हैं, वैसे ही संघ शासित प्रदेशों में उपराज्यपाल के पद की व्यवस्था की गई है। संघ शासित प्रदेश चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव एवं लक्षद्वीप में राज्यपाल के स्थान पर प्रशासक पद की व्यवस्था की गई है। ध्यान दीजिएगा ये दोनों कि जो संघ शासित प्रदेश दिल्ली है, पुडुचेरी है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख उनमें इन राज्यों में राज्यपाल के स्थान पे उपराज्यपाल की व्यवस्था की गई है, जबकि चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव एवं लक्षद्वीप में राज्यपाल के स्थान पर प्रशासक की व्यवस्था की गई है। ठीक है। पंजाब का राज्यपाल चंडीगढ़ का प्रशासक भी है। जो पंजाब का राज्यपाल है वो चंडीगढ़ का प्रशासक भी है। आगे देखिए राज्यपाल की शक्तियां अथवा कार्य क्या है। तो कार्यकारी शक्तियां राज्यपाल मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के परामर्श पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। राज्यपाल द्वारा लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति करता है। विशेष राज्यपाल राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति तो करता है, परंतु उन्हें हटा नहीं सकता। मतलब समझ में आया कि राज्यपाल जो राज्य लोक सेवा आयोग है, जैसे यूपीपीएससी जो है ना, उसके अध्यक्ष एवं जो सदस्य हैं उनकी नियुक्ति तो कर सकता है, लेकिन उनको हटा नहीं सकता। इन्हें उच्चतम न्यायालय के प्रतिवेदन पर राष्ट्रपति द्वारा ही हटाया जा सकता है। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। एक सेकेंड दोस्तों, हम लोग जो है दूसरा, चलिए ठीक है। इसमें ये पार्ट 8 था, तो इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। अभी पार्ट 9 भी जो है अपलोड कर दिया जाएगा पढ़ा के। ठीक है, तो आप लोग अपना तैयारी कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।